एक दो दिन ना, तब तो पढ़ी होगी। किस वर्ष राज्य सूची से 5 विषय को उठाकर समवर्ती सूची में डाला गया? कब कब डाला गया? 1976। कौन सा संविधान संशोधन था? 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, तुम बताओ कितने भाषा जोड़े गए मूल संविधान में? 8। पहला भाषा कौन सा था जो जोड़ा गया? हिंदी। किस वर्ष? 67, 1967। ठीक है। 4 भाषा किस वर्ष जोड़ा गया? 2003 में। क्या था? बोर्ड मास, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। नमक कब जोड़ा गया? 71 में, सॉरी 71वां संविधान संशोधन 92 में। 92। ठीक है, चल आज अब हम लोग शुरू करेंगे अनुच्छेद। मिल गया ना नोट सबको? नहीं मिला है? किसको किसको नहीं मिला अनुच्छेद? नहीं दिया ये अनुच्छेद वाला दे दो। पुराना जिसके पास है वो लेके आए हो ना? ठीक है, अनुच्छेद हम लोग जल्दीबाजी में खत्म करेंगे क्योंकि इसको फिर से पढ़ना है एक बार। ठीक है, तो तुम लोग थोड़ा सा मदद करोगे और पढ़ के आओगे। टारगेट होगा कम से कम 20 अनुच्छेद रोज पढ़ेंगे। ठीक है, तो तुम लोग नोट्स मिला हुआ है ही, एक बार पढ़ के आओगे। ठीक है, आज तो शुरुआत वाला है तो आज तो नहीं पढ़े हो, कोई बात नहीं। ये लोग पिछला बार नहीं किए थे, बीच में एक बार अनुच्छेद अलग से करवाए थे ना थोड़ा सा। भाग कितने हैं संविधान में? पहला भाग कहां से कहां तक? 1 से 4। दूसरा 5 से 11। तीसरा 12 से 35। चौथा 36 से 51। पांचवा, अच्छा देख रहे हो, 51 को हम पांचवा पूछे, तुम अपने से कैसे बताओगे जी? हम पूछेंगे ही नहीं। ठीक है, तो बीच में आया 4 को यानी 4A और उसमें अनुच्छेद 51A। उसके बाद 5 कहां से कहां तक? 52 से 151। 6 में 152 से 237। ठीक है, चलो इतना दूर तक याद है, पहले वहां तक पहुंचेंगे फिर आगे का चर्चा करेंगे। तो आज मोटा मोटी सोचे थे 20 तक करेंगे, लेकिन जगह खत्म हो गया तो थोड़ा सा कम ही करेंगे हम लोग। ठीक है, भाग 1 सबको पता होना चाहिए। अब भाग 1 में अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। ठीक है, अब इसमें हमको याद रखना है किस अनुच्छेद में क्या कहा गया है। भाग 1 का मूल टॉपिक क्या था? मेन टॉपिक का नाम संघ एवं राज्य क्षेत्र। संघ एवं राज्य क्षेत्र बताए हैं। भाग 1 पूछे, अनुच्छेद 1 पूछे, अनुसूची 1 पूछे। एक कीवर्ड पकड़ के चलोगे, क्षेत्र है। भारत में जितने क्षेत्र हैं उसकी चर्चा की गई है। तो अनुच्छेद 1 में भी यही चीज होगा जो हम लोग भाग 1 में पढ़े। ठीक है, संघ का नाम एवं राज्य क्षेत्र। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 1। अच्छा, इसमें जो नए बच्चे हो, पुराने बच्चों को तो सबको पता होगा, जो नए हो उसको थोड़ा सा याद रखोगे कि भारतीय संविधान में भारत का नाम क्या है अगर पूछा जाए। अभी बीच में विवाद हुआ था कि भारत का नाम भारत है इसलिए इंडिया हटा देंगे। ठीक है, तो ये विवाद जो है ये बिल्कुल निराधार है, ऐसा नहीं है। हमको प्रमोट करना चाहिए, हिंदी में अगर नाम है कोई भारत, ओरिजिनल नाम भारत है तो प्रमोट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन संविधान में ऐसा नहीं है। संविधान में साफ साफ लिखा हुआ है इंडिया अर्थात भारत। क्या लिखा हुआ है? इंडिया अर्थात भारत। तो याद रखोगे अनुसूची सॉरी अनुच्छेद 1 में जो नाम मिलता है वो क्या मिलता है? इंडिया। ठीक है, इंडिया अर्थात, ठीक है, इंडिया अर्थात भारत। इंडिया दैट इज भारत। ठीक है, साफ साफ लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत, इंडिया अर्थात भारत। तो हमारे संविधान में दोनों नाम का उल्लेख है। हाँ, अगर संविधान संशोधन करके हम इंडिया को हटा दें तो भले हमेशा हमेशा के लिए इंडिया खत्म हो जाएगा, नहीं तब इंडिया हमारे संविधान में भी उल्लेख है, टेंशन नहीं लेना। ठीक है, कुछ लोगों को ऐसा लग रहा था कि भारत नाम हमारा ओरिजिनल नाम है और इंडिया नाम अंग्रेज दिया है, इसलिए मतलब अंग्रेज यूज करता था इसलिए हम लोग का वो नहीं है। फिलहाल हमारे संविधान में है। क्यों रखा गया? क्यों इंडिया को नहीं हटा दिया गया?
क्योंकि जब हम लोग आजाद हुए उस समय में इंडिया फेमस हो चुका था इंडिया के नाम से, ठीक है। अगर अचानक से हम लोग इंडिया शब्द ही हटा देते तो शायद 70%, अगर देखोगे 70% से भी ज्यादा देश हमारा नाम ही नहीं जानता, हम लोग कहीं हैं भी। आज के डेट में भी भारत को बहुत लोग नहीं जानता है। अगर तुमको लगता होगा कि भारत को सब जानता है तो तुम्हारी गलतफहमी है। कहीं भी बाहर जाके देखोगे तो तुमको इंडिया नाम से सुना हुआ मिल जाएगा, लोग बोले हाँ हाँ इंडिया जानते हैं, लेकिन बोलोगे आई एम फ्रॉम भारत, कोई नहीं बोलेगा भारत, वेयर इज भारत, ठीक है। क्योंकि भारत का उतना जो वैश्विक स्तर पे है वो नाम उल्लेख नहीं हुआ है। अब रिसेंटली हमारा फर्ज बनता है हम लोग प्रमोट करें इंडिया को, धीरे धीरे किसे रिप्लेस करें, भारत से, तो करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे सुधार आएगा, ठीक है। तो अनुच्छेद 1 क्लियर हो गया। अनुच्छेद 1 में क्या है, संघ का नाम व राज्य क्षेत्र। इसमें कितने राज्य हैं वो सभी का नाम भी है, भारत का नाम भी है, और कितने किसके क्षेत्र हैं वो भी है। अब अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 काफी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 भाग 1 में है, यानी संघ राज्य क्षेत्र का चर्चा किया गया है। तो 1 में तो क्लियर हो गया कि नाम है और क्षेत्र का वर्णन है। 2 और 3 में क्या है, तो अनुच्छेद 2 में है कि संसद को ये अधिकार है वो नए राज्य बना सकते हैं। संसद समझते हो ना, संसद का जब भी चर्चा करेंगे ध्यान दोगे, जब भी हम बोले संसद, इसका मतलब उसमें 3 लोग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। जब भी हम बोले विधानमंडल, तो विधानमंडल में जनरली विधानसभा आता है और उसके बाद फिर राज्यपाल आएगा। लेकिन कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल आएगा, ठीक है। उसी तरह से अगर हम संसद का बात करते हैं तो सामान्यतः अगर तुम देखोगे तो हम लोग लोकसभा राज्यसभा को मानते हैं। किसको मानते हैं, लोकसभा राज्यसभा। उसी तरह से ये संसद का जो यहाँ चर्चा हुआ है वो सामान्यतः अगर हमको राज्य नया बनाना है तो क्या विधानसभा बना सकती है क्या, आंसर है नहीं। विधानसभा मतलब बिहार राज्य अगर सोचे कि हम बिहार राज्य के बगल में कोई राज्य है, मान लो कोई या कोई नया देश है, नेपाल है ना, हम उसको हड़प के अपने राज्य में मिला लें, अगर बिहार चाहे तो क्या कर सकता है क्या, आंसर है नहीं। ये अधिकार सिर्फ संसद के पास है, वो नए राज्यों का सृजन कर सकता है। अब अगर तुमसे 2 सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं, अगर तुमसे पूछा जाए सिर्फ इतना ही कि किसके पास नए राज्यों का सृजन का अधिकार है, आंसर होगा संसद। किसके पास, संसद। किस अनुच्छेद के तहत, 2, अनुच्छेद 2 के तहत। अनुच्छेद 3 में इसी को थोड़ा सा और एलाबोरेट किया गया है। अनुच्छेद 3 में कहा गया है कि कैसे हम नया राज्य बनाएंगे, ठीक है। अगर हमारे यहाँ पर शुरुआती दौर में अगर मान लेते हैं कि शुरुआती दौर में जब राज्यों का वर्गीकरण हुआ 1956 में भी, तो कितने राज्य थे, 14 राज्य थे। कितने राज्य थे, 14 राज्य। और आज के डेट में तुम जानते हो कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, 29 हुआ, फिर अभी वर्तमान में 28 है। कितने राज्य है, 28। हो सकता है भविष्य में 2-3 राज्य और नया बनने का चर्चा उठ रहा है, हो सकता है 29वां राज्य भी बन जाए कुछ समय में, ठीक है। तो अगर भविष्य में राज्य बन जाता है तो ये देख रहे हो घट रहा है बढ़ रहा है, ये कैसे हो रहा है, क्या संसद के पास इसका अधिकार है, तो आंसर है हाँ। किस अनुच्छेद के तहत, 3 के तहत। किस अनुच्छेद के तहत, 3 के तहत। अगर पूरी तरीके से नए राज्य का हम निर्माण कर रहे हैं, वो निर्माण करने का अधिकार किसको मिला हुआ है, संसद को। किसको मिला हुआ है, संसद को। किस अनुच्छेद के तहत, 2 के तहत। पुराने राज्य के सीमा में बदलाव कर रहे हैं हम, ठीक है। कोई राज्य है उसका सीमा बदल रहे हैं, मतलब मान लो ये बिहार है, बिहार के बगल में झारखंड है, लेकिन झारखंड का 100 किलोमीटर ऐसा लग रहा है कि हम ले लें तो हमारे लिए अच्छा होगा। दोनों के बीच में मान लो लेने के लिए समझौता भी हो गया, तो सीमा परिवर्तन होगा कि नहीं होगा। ये अगर सीमा परिवर्तन हो रहा है अनुच्छेद 2 के तहत या 3 के तहत, 3 के तहत, तो अनुच्छेद 3 में साफ साफ लिखा हुआ है कि राज्यों के सीमा में परिवर्तन अगर होना होगा, नाम में परिवर्तन होना होगा, या राज्य का विभाजन करके नया राज्य अगर बनाना होगा, तो ये सारी चीजों का प्रक्रिया किसमें दिया हुआ है, 3 में। और नए राज्यों के निर्माण का अधिकार संसद के पास होगा, ये किसमें कहा गया है, 2 में, ठीक है। यहां से बहुत सवाल आता है, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3। अगर डायरेक्ट सवाल आया कि नए राज्यों का सृजन कौन कर सकता है, संसद। किस अनुच्छेद के तहत, 2 के तहत। राज्य के नाम परिवर्तन का सिफारिश कौन कर सकता है। अब सवाल में फंस गया है, हम सवाल ये नहीं पूछे कि कौन कर सकता है, सवाल किए है सिफारिश कौन कर सकता है, तो सिफारिश राज्य भी कर सकता है, ठीक है। ध्यान दोगे 2 तरह के सवाल यहाँ पूछे जाते हैं। रिसेंटली किसी एग्जाम में पूछा, ठीक है, कि राज्य का नाम अगर बदलना है या किसके पास बदलने का अधिकार है, संसद के पास, विधानमंडल के पास, संसद या विधानमंडल के पास। अब आंसर क्या होगा,
सिर्फ संसद के पास। ध्यान दोगे, बिहार राज्य को नाम बदलकर कुछ और करना है, मान लो बिहारिया करना है, जैसे भी वेस्ट बंगाल अपना बांग्ला करना चाह रहा है। क्या करना चाह रहा है? बांग्ला। तो अगर बिहार अपना बिहारिया करना चाह रहा है तो क्या बिहार सरकार के चाहने से हो जाएगा? आंसर है नहीं। क्या बिहार सरकार सिफारिश कर सकता है? आंसर है हाँ, सरकार के समक्ष सिफारिश कर सकता है। समझ में आया? किससे सिफारिश करेगा? सरकार से। इसके पास कोई अधिकार नहीं है बिल पारित करके अपने यहाँ नाम बदलने का। हाँ, एक सरकार डिसाइड करेगा, एक बैठक करेगा, इस बैठक में डिसाइड करेगा हम लोग अपना नाम क्या कर लेते हैं, हम लोग बिहारिया कर लेते हैं। ठीक है, अब इस रिक्वेस्ट को हम सरकार के पास भेज देंगे और वहां बिल लाया जाएगा संसद में। समझ में आया? यानी विधानसभा में बिल लाने का कोई प्रावधान नहीं है। इसको घुमा फिरा के पूछ लेता है। तो ध्यान दोगे, अगर नाम में परिवर्तन करना है तो ये परिवर्तन कौन करता है? संसद। कौन करता है? संसद। सीमा वगैरह में तो समझ में आ जाता है कि संसद ही करेगा। कंफ्यूजन हो जाता है थोड़ा सा नाम में, कि मेरा नाम है, हम अपना नाम बदलना चाहेंगे तो नहीं बदल पाएंगे क्या? तो आंसर है नहीं बदल पाओगे। तुम रिक्वेस्ट कर सकता है कि मेरा नाम बदल दीजिए ना, अगर संसद को इच्छा हुआ तो वो बदल देगा, नहीं इच्छा हुआ तो नहीं बदलेगा। पिछले शायद 5 साल से वेस्ट बंगाल अपने नाम को बदलने का सिफारिश किया हुआ है, लेकिन संसद अभी कुछ की है क्या? नहीं। तो जब तक वहां संसद में बिल नहीं आएगा, बदलाव नहीं होगा, तब तक नहीं होगा। ठीक है, तो याद रखोगे, जो भी हो जाए, सीमा में परिवर्तन हो जाए, नाम परिवर्तन हो जाए, राज्य का विभाजन कर नया राज्य बनाया जाए, ये सब किसके पास अधिकार हो गए? संसद के पास। याद रखोगे, सब कौन करेगा? संसद करेगा। ठीक है। अच्छा, संसद और सांसद में क्या अंतर है? हाँ, ये सब थोड़ा सा शब्द है, आगे चल के ये सब क्लियर होगा ही। संसद, हाँ, संसद हुआ तुम्हारा घर। संसद क्या हुआ? घर। और उस घर में जो बैठेगा वो हुआ सांसद। समझ में आया? आदमी को कहेंगे सांसद, यानी एमपी को क्या कहा जाता है? सांसद। पार्लियामेंट का हिंदी हुआ संसद, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का हिंदी हुआ सांसद। समझ में आया? हिंदी में थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, मतलब संसद और सांसद, बस हल्का सा एक डंडा लगा दिए, वर्ड बदल गया। संसद हुआ पार्लियामेंट और सांसद हुआ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। क्या हुआ? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसको एमपी कहते हैं। ठीक है, तो याद रखोगे ये करता है। क्या 1 2 3 क्लियर हो गया? अनुच्छेद 4 नहीं पूछा जाता है जनरली, लेकिन अगर कभी भविष्य में पूछ लिया तो याद रखोगे, अनुच्छेद 2 और 3 में जो बदलाव किए हैं, ये एक तरह के संविधान में संशोधन भी हो जाता है, मतलब संविधान में बदलाव हो जाता है। ठीक है, अब जैसे यहां बदलाव होगा, इसके साथ कुछ अनुसूची भी बदल जाएंगे। उन्हीं अनुसूचियों में अगर कुछ एल्टर करना है तो उसमें कोई बाधा उत्पन्न ना हो, इसलिए कौन सा अनुच्छेद डाला गया है? अनुच्छेद 4। नहीं पूछा जाता है एग्जाम में। हम लोग हाईलाइटेड चीज पढ़ेंगे जो एकदम जरूरी है पहले, उसके बाद फिर धीरे धीरे पीछे वाला चीज पढ़ेंगे। 1 2 3 क्लियर हो गया? 1 में है संघ राज्य क्षेत्र, 2 में क्या है? 2 में है संसद के पास नए राज्य को बनाने का अधिकार। तीसरा में क्या है? सीमा परिवर्तन, राज्य का सीमा परिवर्तन, नाम परिवर्तन, नए राज्य का गठन, एक राज्य को डिवाइड करके। ये सब किसमें है? 3 में। किसमें है? 3 में। अगर तुमसे पूछा जाए कि एक कोई बगल में देश है, उसको हम हड़प के अपना नया राज्य बनाते हैं, यह अधिकार संसद को मिला है कि नहीं मिला है? आंसर है हाँ, मिला है। अगर ये अंतरराष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देता है तो हम ऐसा कर सकते हैं। किस अनुच्छेद के तहत? 3 या 2 के तहत? तो अनुच्छेद 2 के तहत। किसके तहत? अनुच्छेद 2 के तहत। ध्यान दे दोगे। ठीक है, चलो अब आ जाओ भाग 2। भाग 2 में क्या था? नागरिकता। क्या था? ठीक है, नागरिकता। नागरिकता, नागरिकता के बारे में बताए हुए थे। नागरिकता अलग से टॉपिक है, चैप्टर है, वहां हम लोग सब चीज पढ़ेंगे। नागरिकता कैसे दिया जाता है, तुम्हारा नागरिकता कैसे छीना जाता है, नागरिकता देने का अधिनियम किस वर्ष आया, कितने बार उसमें संशोधन हुए हैं, सब पढ़ेंगे डिटेल से चैप्टर में। अभी सिर्फ हम लोग अनुच्छेद देख रहे हैं। ठीक है, एक बार अनुच्छेद दिमाग में अटक जाएगा, तब जब चैप्टर पढ़ेंगे तो फिर से रिवीजन हो जाएगा, तो वहां पूछेंगे तो बताओगे। ठीक है, नागरिकता से बहुत सारे अनुच्छेद तुमसे नहीं पूछे जाते हैं, ऐसे पढ़ना तो एक बार सब है, लेकिन अभी फिलहाल हम लोग दिमाग में रखेंगे 3 अनुच्छेद। कितने अनुच्छेद? 3 अनुच्छेद। एक है संविधान लागू होने के समय नागरिकता मिलने का क्या प्रावधान था। हाँ, कहां से कहां तक अनुच्छेद हो गया? अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। तो संविधान जब लागू हुआ उस समय में नागरिकता के क्या क्या प्रावधान थे? किसमें कहा गया है? 5 में। किसमें कहा गया है? 5 में। जब संविधान लागू हुआ उस वक्त नागरिकता का क्या प्रावधान था? नागरिकता होता क्या, इसके बारे में बस थोड़ा सा चैप्टर में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। थोड़ा सा जान लो
कि भारत देश में अगर तुम रह रहे हो, रहने का दो तरीका हो सकता है, या तो तुम लीगली रह रहे हो यहाँ के नागरिक के तौर पर, या लीगली रह रहे हो तुम एक छोटे से पीरियड के लिए परमिशन पर। समझ में आया क्या बोल रहे हैं? इलीगल का हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, इलीगल का तो तीसरा कैटेगरी हो गया, वो उसको हम लोग यहाँ का मतलब यहाँ रहने देंगे ही नहीं। जैसे पता चला कि इलीगल है हम उसको भगा देंगे या उसको पकड़ के जेल में डाल देंगे। तो इलीगल तरीका का बात ही नहीं कर रहे हैं, लीगल तरीके से हम लोग दो तरीके से रह सकते हैं, या तो यहाँ के नागरिक के रूप में, या एक परमिशन मिलेगा जो कि तुम देखते हो कि लोग वीजा करवा के आता है, ठीक है, विदेशी नागरिक। हमारे यहाँ पे कई ऐसे लोग हैं जो काम करने के लिए भी बाहर से आते हैं, हम लोग भी जाते हैं बाहर विदेश में जाते हैं, तो क्या वहां के नागरिक हो जाते हैं? आंसर है नहीं। वहां के नागरिकता को लेने के लिए कुछ प्रावधान है। अब ये प्रावधान को अगर तुम फुलफिल करोगे, तुम एप्लीकेशन डालोगे, ठीक है, होम मिनिस्ट्री के पास एप्लीकेशन डालोगे कि हमको यहाँ का नागरिकता चाहिए, फिर डिसाइड किया जाएगा और उसके बाद तुमको नागरिकता प्रदान किया जाएगा। जैसे ही तुमको भारत की नागरिकता मिलती है, अन्य किसी भी देश का नागरिक अगर तुम हो तो वहां का नागरिकता क्या हो जाएगा? समाप्त। लेकिन अगर तुम भारत के नागरिक हो और दूसरे देश का भी नागरिकता तुम ले लिया तो तुम्हारा भारत का नागरिकता ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? समाप्त। ये सारे प्रावधान है। लेकिन सवाल ये उठता है, ये सब तब से चर्चा होगा जब भारत में संविधान लागू हुआ, लेकिन उस समय पर कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो पाकिस्तान से आ रहे होंगे, जो भारत के क्षेत्र के हैं लेकिन पाकिस्तान चले गए, पाकिस्तान में रह रहे थे लेकिन भारत चले आए। तो उस समय में क्या किया गया? तो बहुत सारे प्रावधान हैं, उसमें से कुछ कुछ मुख्य बातें हैं, उसमें 2-3 अनुच्छेद लगातार दिया गया। सवाल नहीं पूछा जाता है, बस थोड़ा सा जानना है। हम लोग सबसे पहले मूल रूप से पकड़े अनुच्छेद 5 को। किसको पकड़े? अनुच्छेद 5। इसमें दिया गया है कि संविधान अगर आज से लागू हो रहा है, कब से लागू हुआ है? 26 जनवरी 1950। इस दिन से जितने भी लोग यहाँ हैं सब क्या हो जाएंगे? भारत के नागरिक। कहां से तुम क्या है नहीं है हमको कोई मतलब नहीं है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो आजादी के बाद चले गए थे पाकिस्तान। कहां चले गए थे? पाकिस्तान। क्योंकि बेसिकली थे वो भारत के क्षेत्र में ही, लेकिन चले कहां गए थे? पाकिस्तान। अब वहां वो मजबूर होने लगे, जी नहीं पाए, वहां से फिर वहां कहां चले आए? भारत। अब कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो रह गए थे कहां? भारत में। कहां चले गए? पाकिस्तान में। इसको लेकर 2-3 अनुच्छेद है, फिलहाल उसको हम लोग नहीं देखेंगे, ठीक है। तो संविधान लागू होने के समय अगर सिर्फ इतना सा ही दे, नागरिकता का क्या क्या प्रावधान था, किस अनुच्छेद में है? 5 में। 3 अनुच्छेद अभी फिलहाल याद रखोगे, 5, उसके बाद हम लोग याद रखेंगे नागरिकता समाप्त होने का एक कंडीशन। ऐसे क्या क्या कंडीशन है वो सब हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन नागरिकता समाप्त होने का एक कंडीशन वो है अनुच्छेद 9 में। किसमें है? 9 में। ध्यान से याद रखोगे जितना तुम्हारे बोर्ड पे है। अगर कोई किसी अन्य देश का नागरिकता ग्रहण करता है तो भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगा। किस अनुच्छेद में कहा गया है? 9 में। सबको अभी फिलहाल नहीं रटोगे, जो नए बच्चे हो, पुराने बच्चों को लगभग याद होगा। जितना अभी बोर्ड पे लिखा रहे हैं इतना ही याद करोगे, इतना टिक कर लो, ठीक है। पहला भाग में 3 अनुच्छेद पढ़ा है। कौन कौन सा? 1, 2, 3। दूसरा भाग में 3 अनुच्छेद पढ़ा रहे हैं। कौन कौन सा? 5, 9 और एक है 11। कौन सा है? 11। 5, 9, 11 एकदम अच्छे से याद रखना। 5 में है संविधान लागू होने के समय में नागरिकता का प्रावधान, कैसे कैसे नागरिक कौन कौन होगा। 9 में क्या है कि अगर तुम भारतीय नागरिकता लिए हुए हो, यानी भारत के नागरिक हो, लेकिन तुम विदेश में जाके किसी अन्य देश का नागरिकता ले लेते हो, ऐसा नहीं है कि तुमको कुछ करना पड़ेगा। जैसे ही नागरिकता लोगे भारतीय नागरिकता क्या हो जाएगा? समाप्त। अब अगर तुम लौट के आते हो, भले ही सब चीज तुम्हारा यहाँ पे है, पर अब लौट के आओगे तो तुमको क्या दिखाना पड़ेगा? पासपोर्ट। क्या दिखाना पड़ेगा? पासपोर्ट, वीजा, ये सब तुमको लेना पड़ेगा, तब तुम आओगे गेस्ट के रूप में, ना कि भारतीय नागरिक के रूप में। अच्छा, कोई फायदा है क्या भारत का नागरिकता लेने का? कोई फायदा है क्या? आंसर है हाँ, बहुत फायदा है। भारतीय नागरिकता अगर तुम लेते हो तो भारत में कई ऐसे विशेषाधिकार हैं जो सिर्फ भारतीय नागरिक को, आगे चल के बताएंगे। मौलिक अधिकार हम लोग पढ़ रहे हैं ना, तो मौलिक अधिकार में कई ऐसे, जैसे मान लो यहाँ कोई वैकेंसी निकला, क्या विदेशी भर सकता है? क्या नहीं भर सकता है, तुम ही भरोगे। ऐसे कई अधिकार हैं जो सिर्फ भारतीयों को मिले हुए, तो वो सब उसके तुम हकदार हो। वोट देना है तो क्या विदेशी दे सकता है? क्या अगर अमेरिका का 10 आदमी आ गया और बोला यहाँ इलेक्शन हो रहा है, हम भी वोट डाल देते हैं, संभव है? उसके लिए तुम्हारे पास वोटर आईडी कार्ड होनी चाहिए, और वोटर आईडी कार्ड सिर्फ भारतीय नागरिक का ही बनता है, ठीक है। इसके बाद जब नागरिकता पढ़ाएंगे तो वहां नागरिकता के बारे में कुछ और चर्चा करेंगे। जैसे एक वर्ड होता है एनआरआई, नाम सुने हो ना? ठीक है, हाँ एनआरआई। इसमें अनुच्छेद में भी एक वर्णित होगा पीआईओ। क्या होता है? पीआईओ, ठीक है। ये सब हम चर्चा करेंगे जब नागरिकता पढ़ाएंगे तब, ये सब का प्रावधान अलग है।
इनके पास भी कुछ स्पेशल राइट होते हैं जो विदेशियों से थोड़े से अलग होते हैं। ठीक है, चलो अभी उसका चर्चा नहीं करेंगे। तो अगर भारत के नागरिक हो, विदेश का नागरिकता ले लिया किसी भी देश का, तो भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगा। किस अनुच्छेद के तहत? 9 के तहत। तो याद रखेंगे, जैसे ही तुम विदेश का नागरिकता लिया, भारत बोलेगा नो नागरिक, मेरा नागरिक नहीं है। तो याद रखना 9 में नागरिकता समाप्त होता है। 9 में क्या होता है? नागरिकता समाप्त। इसके बाद है, इस नागरिकता को देने लेने ये सब जो प्रावधान है, ये सारे प्रावधान डिसाइड कौन करता है? संसद। कौन करता है? संसद। नागरिकता किसका किस सूची का विषय होगा? राज्य सूची, केंद्र सूची या समवर्ती सूची? संघ सूची। अब इसमें टेंशन नहीं लेना है, सोचना नहीं ज्यादा। हम पहले दिन बोले कि भारत में एकल नागरिकता है। तुम्हारे बीच में कुछ होशियार है जो उस दिन बोला था दोहरी नागरिकता है, लेकिन वो उसी तक सीमित रहने दो। हम जो बताए वो याद रखो, भारत में एकल नागरिकता है। कैसा नागरिकता है? एकल नागरिकता। और एकल नागरिकता है तो भारत देश का नागरिक होगा, ठीक है, किसी राज्य का नहीं। तो भारत देश का नागरिक हो रहा है, इसका मतलब सारा फैसला भी कौन करेगा? केंद्र सरकार। कौन करेगा? केंद्र सरकार। तो नागरिकता की सूची का विषय होगा? केंद्र सूची का विषय होगा। तो नागरिकता के बारे में प्रावधान को भी डिसाइड करने का किसका विचार होगा? केंद्र का। तो याद रखोगे, संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन। ये सेंटेंस समझ में आया? कानून बनाकर नागरिकता को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, उसके लिए कानून बनाया जा सकता है। किसके द्वारा? संसद के द्वारा। तो 2 सवाल पूछेगा कि नागरिकता देने लेने या इसको कोई भी चीज हो, इसके लिए जो कानून बनाने हैं वो कौन बनाएगा? संसद। कौन बनाएगा? संसद। कंफ्यूजन होगा अगर कोई रटने का सिर्फ प्रयास करोगे, तुमको दे देगा विधानमंडल और संसद। आंसर क्या सही होगा? क्या नहीं, सिर्फ संसद। क्या आंसर होगा? किस अनुच्छेद के तहत? 11 के तहत। तो नागरिकता में कितना याद रखना है? 5, 9 और 11। 5, 9 और 11। संविधान लागू होने के समय में नागरिकता का प्रावधान कौन सा अनुच्छेद? 5। अगर तुम विदेशी नागरिकता ले लेते हो तो भारत का नागरिकता समाप्त हो जाएगा। किसके तहत? 9 के तहत। किसके तहत? 9 के तहत। और संसद नागरिकता को लेकर कानून बना सकती है। किस अनुच्छेद के तहत? 11। क्या ये 6 का 6 अनुच्छेद याद हुआ? 1, 2, 3, 5, 9, 11। 1 में हो गया भारत का नाम है क्या, राज्य के क्षेत्र कितने हैं। 2 में क्या हो गया? नए राज्यों का सृजन, संसद करेगा। 3 में क्या हो गया? राज्यों के सीमा में परिवर्तन, राज्य को काट कर नया राज्य बनाना, राज्य के नाम में परिवर्तन। ये सब किसके पास अधिकार है? किस अनुच्छेद में है? 3 में। और करेगा कौन ये सब? संसद करेगा। ठीक है। अब उसके बाद अनुच्छेद 5 में क्या है? नागरिकता के संविधान लागू होने के समय में नागरिकता का प्रावधान। विदेशी नागरिकता लेने पर भारत का नागरिकता रद्द। किसमें? 9 में। और संसद नागरिकता को लेकर कानून बनाएगा। किसमें? 11 में। क्लियर हो गया? चलो अब है भाग 3। कहां से कहां तक भाग 3 है? भाग 3 12 से लेकर 35 तक। और यहां से बहुत सारा सवाल बनता है। लगभग बच्चों को शुरुआत का जो लगभग तुम देखोगे, जो भी बच्चा पढ़ा हुआ है कहीं ना कहीं कभी ना कभी पढ़े हुए हो, शुरुआत से लगभग 50, 60 या यूं कहे 70 तक लगभग याद हो जाता है सबको। ठीक है। तो बहुत सारा ऐसा बच्चा होगा जिसको बोरिंग लग रहा हो, क्योंकि सब याद है ऑलरेडी। लेकिन तुम लोगों को फोकस करना है जो पहली बार पढ़ रहे हो। ठीक है। तो क्योंकि हम तुम लोगों के लिए ही पढ़ा रहे हैं। चलो भाग 3 है। भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार। क्या है? मौलिक अधिकार। ठीक है। मौलिक, ठीक है, अधिकार। मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार क्या होता है? कई प्रकार के अधिकार होते हैं। ठीक है। कई प्रकार के अधिकार होते हैं। सामान्यतः हम लोग 2-3 तरह के अधिकार का चर्चा करेंगे। ये जब डिटेल से पढ़ाएंगे तब वहां थोड़ा सा चर्चा करेंगे। ठीक है। एक हो गया कानूनी अधिकार। क्या हो गया? कानूनी अधिकार। एक हो गया नैसर्गिक अधिकार। नैसर्गिक अधिकार क्या होता है? प्राकृतिक अधिकार क्या होगा? प्राकृतिक अधिकार मतलब जैसे तुम धरती पे आए कुछ अधिकार मिला ना तुमको। ठीक है। कुछ तुम भारत के नागरिक हो तब तुमको अधिकार मिला भारत के नागरिकता के तौर पे। इसी को क्या कहेंगे? मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट। कुछ हो गया कि भारत में जो कानून बनाए जा रहे हैं, इस कानून के तौर पर तुमको कुछ अधिकार दिए गए, इसको क्या कहेंगे? कानूनी अधिकार। क्या कहेंगे? कानूनी अधिकार। कुछ चीजें हैं, ये जब अभी पढ़ लोगे इसको, जब चैप्टर पढ़ाएंगे तब वहां कुछ क्वेश्चन करवाएंगे, तब तुमको पता चल जाएगा कि कौन सा चीज का क्या आंसर होता है। ठीक है। फिलहाल हम लोग ये समझ के चलते हैं कि हमको जो अधिकार मिला हुआ है इस धरती पर जीने का, इस देश में जीने का, ये अलग अलग तरह के अधिकार होते हैं। कोई धरती पे आया तो उसको धरती पर जीने का कुछ अधिकार मिला हुआ है। क्या मंगल ग्रह वाले को ये अधिकार मिलेगा? क्या नहीं मिलेगा। इसको प्राकृतिक अधिकार बोल सकते हो, नैसर्गिक अधिकार बोल सकते हो।
अलग अलग चीज के बारे में पढ़ाएंगे जब अधिकार का चर्चा करेंगे। फिलहाल हम लोग किसका चर्चा कर रहे हैं? मौलिक अधिकार। पहला सवाल जो मौलिक अधिकार से आता है, क्या मूल संविधान में मौलिक अधिकार का वर्णन है, हाँ या नहीं? आंसर है हाँ। ठीक है, क्या मूल संविधान में मौलिक अधिकार का वर्णन है? आंसर है हाँ। मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार का वर्णन है? 7। कितने हैं? 7। अधिकांश बच्चा इसको गलत जानता है पर आंसर सही हो जाता है। ध्यान देना, अधिकांश बच्चा इस क्वेश्चन को गलत तरीके से याद किया हुआ है पर आंसर उसका एग्जाम में क्या होता है? सही हो जाता है। बोलोगे ये क्या बोल रहे हैं? अभी आगे चल के जब अनुच्छेद 19 पढ़ाएंगे, अनुच्छेद 19 में भी जो अधिकार दिए गए वो पहले था 7, अभी है 6, और मौलिक अधिकार भी जो पढ़ा रहे हैं ये पहले था 7 और अभी है 6। तो बच्चा समझता है कि मौलिक अधिकार अनुच्छेद 19 में है। क्या समझता है? मौलिक अधिकार अनुच्छेद 19 में। और एग्जामिनर खूब मजा लिया है यहाँ से। ठीक है, तुमको दे देगा कि निम्न में से किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकार की चर्चा है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 18 से लेकर 22, या अनुच्छेद 22 से लेकर अनुच्छेद 29। क्या आंसर होगा? 12 से 35, ना कि सिर्फ 19। ठीक है, 19 में कुछ विशेष व्यक्तिगत अधिकार है, उसका चर्चा हम लोग कल करेंगे। ठीक है, फिलहाल अभी याद रखो कि मौलिक अधिकार का चर्चा कहां से कहां तक हुआ है? 12 से 35। मौलिक अधिकार कितने हैं? 6। तो इस 6 का वर्णन सिर्फ 19 में होगा या 12 से 35 तक में होगा? तो 12 से 35 तक में। अब डिफरेंस समझ में आने लगेगा, जब 19 पढ़ोगे ना तब हम क्या बोल रहे हैं ये समझ में आने लगेगा। अगर तुमसे कभी पूछा जाए कि कौन कौन सा मौलिक अधिकार है, ठीक है, तो 19 वाला मत बोलना, ये वाला बोलोगे। क्या बोलोगे? स्वतंत्रता का अधिकार, पहला क्या, सॉरी, समानता का अधिकार, उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। ये सारे अधिकार हैं जो हमको मिले हुए हैं और इसका वर्णन अनुच्छेद 19 में नहीं होता है। ठीक है, यही बच्चा फंस जाता है। आंसर नंबरिंग में तो सही हो जाता है। अनुच्छेद 19 में भी कितने प्रकार के अधिकार का चर्चा है? मूल संविधान में 7, वर्तमान में 6। मौलिक अधिकार भी हमको कितने मिले हुए हैं? मूल संविधान में 7, वर्तमान में 6। तो आंसर दोनों सही हो गया। पर कौन कौन सा अधिकार है? 19 रट के बैठोगे तो यहाँ गलत हो जाएगा, और इसको रट के बैठोगे तो 19 वाला गलत हो जाएगा। इसलिए क्वेश्चन क्या पूछा है वो ध्यान से याद रखोगे। तो मौलिक अधिकार 6 वर्तमान में है, पहले कितने थे? 7। ये बार बार हम बोल रहे हैं, इसका मतलब एक अधिकार को खत्म कर दिया, और ये हम पहले से चर्चा करते आ रहे हैं, वो है संपत्ति का अधिकार। कौन सा अधिकार? संपत्ति का अधिकार। अनुच्छेद 2 थे जिसमें से संपत्ति का चर्चा किया गया था। एक है 19F, कौन सा है? 19F, और दूसरा था अनुच्छेद 31। कौन सा? अनुच्छेद 31। ये दोनों अनुच्छेद को निरस्त कर दिया गया, हटा दिया गया है, और संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार बन गया है। क्या बन गया है? कानूनी अधिकार। अनुच्छेद 300 को में किसमें बना है? अनुच्छेद 300 को। अब आगे पढ़ते पढ़ते जब 300 को पहुंचेंगे तो हम फिर बताएंगे, और बार बार रिपीट होने से ही याद होगा। ठीक है, तो याद रखोगे वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? 6। कितने हैं? 6। पहला मौलिक अधिकार समता का अधिकार। अच्छा, दूसरा दिमाग में आएगा, क्या ये ऑर्डर में याद रखना जरूरी है? आंसर है हाँ। ठीक है, क्यों जरूरी है? क्योंकि इसी ऑर्डर में अनुच्छेद वर्णित है। समझ में आया? यानी पहला जो है समानता का अधिकार। क्या अधिकार है? समानता का अधिकार। यानी इसके लिए कुछ अनुच्छेद होगा। अनुच्छेद कहां से कहां तक? 14 से 18। 14 से 18। अब कुछ बच्चों को ये दिमाग में आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा है तो, कि 12-13 कहां गया। ठीक है, तो 12-13 में कुछ विशेष चीजें हैं। अब अगर कोई भी नया चीज शुरू करते हैं तो सबसे पहले उसका परिभाषा लिखते हैं। क्या लिखते हैं? परिभाषा। तो अनुच्छेद 12 में परिभाषा है। क्या है? परिभाषा। 13 में क्या है? 13 में डांट है। 13 में क्या है? डांट। डांट समझते हो ना? तुमको हम आजादी दे रहे हैं, ये सब बात सही है, लेकिन राज्य के लिए कुछ विशेष उपबंध हैं कि आप अगर कोई ऐसा कानून बना देते हैं जो इन सारे अधिकारों का हनन करेगा तो हम आपका कानून निरस्त कर सकते हैं। समझ में आया? कि पहला जो अनुच्छेद है, घर घुसाने से पहले ही पहले दरवाजे पे कह दिया जाता है सरकार को कि मेरे बच्चों के लिए नुकसानदेह आपका कानून नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सारे अधिकार हैं। तो अनुच्छेद 13 में कहा गया है कि अगर सरकार को कहा गया है कि अगर आपका कोई भी कानून इन अधिकारों का हनन करेगा तो हम आपके उस कानून को क्या करेंगे? निरस्त कर देंगे। और ये कहने का अधिकार किसको हो सकता है?
कोर्ट को। किसको हो सकता है? कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को। किसको हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को ये अधिकार है। क्या रिसेंटली अगर इसका इस्तेमाल पूछा जाए हुआ है क्या? अनगिनत बार होता है। क्या रिसेंटली एग्जांपल दे सकते हो? दोनों का एक एक एग्जांपल दो, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दोनों का एग्जांपल दो। ये अधिकार किसान बिल पर किसने प्रयोग किया? सुप्रीम कोर्ट ने। और बिहार में आरक्षण पर किसने प्रयोग किया? हाई कोर्ट ने। किसने प्रयोग किया? हाई कोर्ट ने। ठीक है, यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास यह अधिकार है कि अगर कोई कानून लोगों के मौलिक अधिकार का हनन करता है तो जब तक उसकी समीक्षा नहीं हो जाती है तब तक उस कानून को नल एंड वॉइड करार दिया जाएगा। एक शब्द होता है अंग्रेजी में नल एंड वॉइड, मतलब हो गया शून्य। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? शून्य। मतलब आपका कानून लागू नहीं होगा। कि संसद पूरा मेहनत से कानून पारित करवाई, आज मान लो वक्फ बिल पे कानून बन चुका है ना, आज सुनवाई है, आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, तो सुनवाई के दौरान अगर सुप्रीम कोर्ट को लगा कि गड़बड़ है तो एक जांच कमेटी का गठन करेगी सुप्रीम कोर्ट, और तब तक के लिए इस काम को क्या कर देगी? नल एंड वॉइड। क्या कर देगी? नल एंड वॉइड, मतलब शून्य, मतलब कानून लागू नहीं होगा जब तक समीक्षा नहीं हो जाता है। ठीक है, इसी को कहते हैं हम लोग न्यायिक समीक्षा, यानी जुडिशियल रिव्यू। क्या कहते हैं? जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, सामान्यतः हमारे संविधान में कई अनुच्छेद हैं, लेकिन 3 अनुच्छेद याद रखोगे जिसमें जुडिशियल रिव्यू का चर्चा किया गया है। 2 तो साफ साफ है, अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226। ठीक है, हाई कोर्ट का अनुच्छेद 226 और सुप्रीम कोर्ट का अनुच्छेद 32। ये तो एकदम क्लियर दिया हुआ है। और तीसरा जो है वो है अनुच्छेद 13। ठीक है, आगे चल के आएगा। कौन सा अनुच्छेद है? 13। 12 और 13 क्लियर हो गया। 12 में परिभाषा, कभी एग्जाम में सवाल नहीं पूछा जाएगा, दिमाग नहीं लगाना है ज्यादा। ठीक है, मन में सवाल आने चाहिए, पर ऐसा नहीं कि उसी सवाल में फंस के रह जाए। 12 से कभी सवाल एग्जाम में पूछेगा ही नहीं, गारंटी है, मेरा लिख लो। 13 से पूछेगा, और 13 से बेहतरीन सवाल बनता है। तुमसे सवाल पूछेगा निम्न में से किस अनुच्छेद में न्यायिक समीक्षा का वर्णन है? कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? 13। ठीक है, इसके अलावे कौन कौन सा है? 32 और 226। ठीक है, वापस आओ। तो अधिकार कहां से शुरू हुआ है? 14 से। तो 14 से 18 क्या है? समानता का अधिकार, यानी भारत के सभी नागरिक समान हैं। ये कहां से कहां तक है? 14 से 18। नहीं है तो लाने का प्रयास करेंगे, ये आगे चल के पढ़ेंगे क्या क्या है। उसके बाद दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, यही हम बोल रहे थे कि ये मौलिक अधिकार है, और 19 में जो है ये है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। क्या है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार 19 में। और 19 से लेकर 22 तक तुमको स्वतंत्र जीवन जीने का अधिकार है। कहां से कहां तक? 19 से 22। तुम्हारे इस शरीर को कैसे स्वतंत्र रखा जाए किसी चंगुल से, उसी की चर्चा की गई है। आगे चल के हम लोग देखेंगे किसमें क्या है नहीं है। अगर तुम अरेस्ट हो जाते हो तो तुम तो हो गया अपराधी, लेकिन हमारे संविधान में लिखा हुआ है जब तक अपराध सिद्ध ना हो आप अपराधी नहीं कर सकते हैं। आज के डेट में संविधान के मूल तथ्यों का हनन हो रहा है बड़े जोरों शोरों से। कोर्ट भी मजाक उड़ाती है संविधान का। ठीक है, कई बार तुम बोलोगे तो कोर्ट कहेगी ऐसा थोड़ी ना होता है, अब प्रैक्टिकली इतना थोड़ी ना कर सकते हैं, ये पूरी तरह से लोगों का मजाक है। ठीक है, संविधान में जो चीजें लिखी गई है पहले भी लागू हुआ है, अभी भी लागू होगा और आगे भी होता रहेगा। संविधान में जो चीजें लिखी गई है, हमारा कई बार सुना होगा कि 100 गुनहगार छूट जाए पर एक बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए। हमारा मोटो ये है, पर क्या आज इसको फॉलो किया जाता है क्या? नहीं, क्योंकि पैसा आ जाए, घर भर जाए, टेंशन फ्री हो जाए, चाहे 100 बेगुनाह को जेल क्यों ना हो जाए। आज यही हो रहा है, गुनहगार तो मार्केट में घूम रहा है और बेगुनाह जेल में चढ़ रहा है। अभी भी देखोगे जितने कैदी हैं, जितने जेल में लोग बंद हैं, नहीं हमारे, हम बार बार बोलते हैं हमारे यहाँ का न्याय व्यवस्था को अगर न्याय व्यवस्था बढ़िया होता तो देश में इतना ज्यादा घोटालेबाजी और अपराध नहीं होता। आज एग्जाम का देखते हो ना जी, ऐसा कौन सा ऐसा एग्जाम है जिसमें घोटाला नहीं होता है, और कितना दिन से हो रहा है। अगर न्याय व्यवस्था बढ़िया होता, तुम जानते हो कि एक बार अगर सजा किसी को बढ़िया से मिलेगा तो दोबारा घोटाला होगा। सजा क्या होनी चाहिए? अगर कोई मंत्री, कोई अधिकारी पकड़ाता है, उसका पूरा संपत्ति जब्त हो जाएगा और उसके खानदान में किसी को जॉब नहीं मिलना चाहिए। और दूसरा, संपत्ति तो जब्त होगा ही होगा, उसको पेनल्टी भी अलग से लगना चाहिए। चाहे तुम कुछ भी बेच के डालो, उसको बीच चौराहे पर खड़ा करके उसको अलग अलग सजा प्रताड़ित करना चाहिए, मतलब बेइज्जत करना चाहिए। हमारे यहाँ बेइज्जती का कोई सिस्टम नहीं है। एक बार अगर ऐसा हो जाएगा, दूसरा आदमी क्वेश्चन आउट करवाने से पहले हाथ कांपने लगेगा, लकवा मार देगा उसको। ठीक है, रेपिस्ट को अगर रेप करने के बराबर सजा मिलेगा ना,
दूसरा आदमी रेप करने से पहले नशा उतर जाएगा उसका, ठीक है। हमारे यहाँ पे कोई ऐसा कानून ही नहीं है। हमारे यहाँ पे रेपिस्ट के लिए एकदम आम है कि जाओ 10 साल का जेल दे देंगे, 5 साल का जेल दे देंगे, आजीवन कारावास दे देंगे, और उसके बाद वो 3 साल 4 साल में छूट जाता है। तुम लोग को पता भी नहीं चलता है। कई ऐसे रेपिस्ट हैं जो कि सिफारिश पर छूट जाते हैं। राज्यपाल सिफारिश क्या, अच्छा आचरण के कारण छोड़ दिया गया। अरे अच्छा आचरण, आप उसका बैकग्राउंड भूल गए। पेरोल सुने हो, कैदी लोग पेरोल पे बाहर निकलते। आसाराम बापू सबसे ज्यादा पेरोल पे बाहर निकलने वाले शख्स हैं, सोच सकता है कितना बढ़िया आदमी है। सबसे अधिक पेरोल का इस्तेमाल आसाराम बापू ने किया है, और कितना बढ़िया, कौन सा फूल बरसाने के लिए वो जेल गए हैं, जानते ही हो सर, ठीक है। तो हमारे देश में सबसे घटिया व्यवस्था जो है वो न्याय व्यवस्था ही है, बार बार कहते हैं, ठीक है। चलो आ जाओ। तो स्वतंत्रता का अधिकार कहां से कहां तक मिला हुआ है, 19 से 22। इसमें कई प्रकार की स्वतंत्रता है, उसका हम लोग चर्चा करेंगे। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये सब सिर्फ लिखा हुआ है, इसका पालन भारत में नहीं होता है। हकीकत यही है, संविधान के आधे से अधिक चीजें सिर्फ लिखे हुए पालन नहीं होता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार कौन सा अनुच्छेद है, 23 और 24। कौन सा है, 23 और 24। छोटे बच्चे काम नहीं करेंगे। फैक्ट्री में अगर 6 साल से कम उम्र का बच्चा है तो वो हरगिज काम नहीं करेगा। पर क्या, सॉरी 14 साल से कम उम्र का बच्चा है तो वो हरगिज काम नहीं करेगा। अब इस चीज को क्या तुम अपने आसपास में लागू होते हुए देखते हो क्या? जितना चाय का दुकान है 90% भारत में, छोटे शहर को तो छोड़ दो, छोटे शहर में उतना काम नहीं है, ठीक है। अगर मान लो पिताजी के साथ या मम्मी के साथ कोई बच्चा बैठा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि वो दिन भर काम ही कर रहा है, 1 घंटा 2 घंटा काम कर लिया, घर चला। सरकार नहीं घर चला सकती है, घर चलाने के लिए कुछ करना पड़ता है। बड़े शहर में तो 24/7 होता है, तुम लोग देखे भी नहीं हो कैसा काम होता है। बिहार के जितने भी बाहर में मेस चलते हैं, होटल चलते हैं ना, उसमें आधे से अधिक बच्चे काम करते हैं, जिसको कि तुम सामने में नहीं देखते हो। बर्तन धोने के लिए लगभग 80% होटल में बच्चा काम करता है, और सारे के सारे बच्चे बिहार, झारखंड, यूपी, वेस्ट बंगाल ये सबसे होता है। हमको राजस्थान में बच्चा मिला, हम अगर 50 जगह गए होंगे राजस्थान में, हमको मिलता था पूर्णिया का बच्चा। पूछे कहाँ का है जी, पूर्णिया का है। कहाँ का है, भागलपुर का है। छोटा छोटा बच्चा, कितना मिलता है, 1200 रुपए महीना देता है, खाना पीना। भाग के गया है यहाँ से, या माँ बाप भेज दिया है, यहाँ बर्तन धोने के लिए वो राजस्थान चला जाता है, बर्तन धोने के लिए दिल्ली चला जाता है। हमारे यहाँ पे ये सब कानून सिर्फ लिखे हुए हैं, लागू नहीं होता है। तो अनुच्छेद 23 और 24 में क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। एक चीज पर थोड़ा सा काम होता है, वो है देह व्यापार, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, मानव तस्करी पर। किस पर, मानव तस्करी। इसको थोड़ा सा हम लोग स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं और किसी को फॉलो नहीं करते हैं। आगे चल के देखेंगे मानव तस्करी किसमें है, ठीक है। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24 में। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, भारत में तुम किसी भी धर्म को मानने के लिए आजाद हो, और धर्म को सिर्फ मानो ही नहीं बल्कि धर्म के प्रगति के लिए तुम कुछ कर भी सकते हो। यही सबसे बड़ा अपराध हो गया है भारत में, ठीक है। तो लोग धर्म के नाम पर रोज कूद रहा है, अलग अलग संगठन बना रहा है, अलग अलग काम कर रहा है। नहीं होना चाहिए ऐसा, ये देश के प्रगति में मेरे हिसाब से बाधा है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहां से कहां तक, 25 से लेकर 28, 25 से लेकर 28। इसमें बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होने चाहिए थे, लेकिन ये निर्बाध है। कारण है जो भी इंस्टीट्यूशन धार्मिक नाम पर गठित होता है उसका टैक्स वगैरह भी नहीं लगता है, और यही कारण है कि सबसे अधिक पैसा भी अगर किसी फील्ड में है तो वो किस फील्ड में है, धर्म के नाम पे। बाबा लोग का सैलरी देखोगे, जो बड़े बड़े बाबा हैं, सैलरी अगर मंथली देखें तो लगभग 10 से 20 करोड़ पर मंथ सैलरी है, ठीक है। 10 से 20 करोड़ पर मंथ लोगे तो उनका सैलरी होगा, ठीक है। सोच सकते हो क्या औकात रखते होंगे वो लोग, ठीक है। तभी तो जितना सरकार है, किसी भी राज्य का सरकार हो या केंद्र सरकार हो, सब किसके भरोसे चल रहा है, बाबा के भरोसे। पैर छूने जाता है, पैर नहीं छूता है, ठीक है। वो क्या करता है वो तुम ही लोग जानते हो, बाबा का वोट बैंक है, ठीक है। चलो अगला है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। हमारा फर्ज बनता है कि हम लोग शिक्षा लेने का अधिकार मिले, और जो स्पेशली माइनॉरिटीज है उन माइनॉरिटीज को अपने जो धरोहर है, अपने धरोहर शिक्षा है, उसको संजो कर रखने का अधिकार मिला हुआ है। कहां से कहां तक है, 29 से लेकर 30 तक, मतलब 29 और 30 में। अनुच्छेद 31 को निरस्त कर दिया गया, पहले बताए थे संपत्ति का अधिकार था, 31 निरस्त हो गया। तो संवैधानिक उपचार का अधिकार किसमें है, 32 में। किसमें है, 32 में, ठीक है। अब यहां से लेकर यहां तक हमारा अधिकार है। अब दो शुरुआत का तो क्लियर हो गया, शुरुआत का तो क्लियर हो गया
कि 12 और 13 क्यों नहीं आया। तो अब सवाल ये उठता है कि 33, 34, 35 कहां गया। इस पर भी संविधान में कुछ ऐसी चीजें कही गई है कि अधिकार तो बेटा दे रहे हैं, लेकिन कुछ क्षेत्र में अधिकार कटिंग कर सकते हैं। कहां कहां कर सकते हैं उसी का चर्चा इसमें किया गया है। समझ में आया। जैसे कि एक एग्जांपल हम देते हैं, जैसे ही पुलिस सेवा में कोई जाओगे, लड़की को तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लड़कों को फर्क पड़ता है। सबसे पहले ये साफ होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि साफ कर लिए हैं, इसलिए कि साफ करना पड़ेगा, रख ही नहीं सकते हो, ठीक है। रिसेंटली यूपी का एक यूपी पुलिस का आदमी था, ठीक है, मतलब बच्चा नहीं, जवान, बूढ़े हो चुके हैं, हमको लगता है 55-50 के आसपास एज होगा। वो रखते होंगे मूछ ऐसे करके रखते थे, वो ऐसे करके, ठीक है। तो मूछ रखने का परमिशन है, ठीक है, मूछ रख सकते हो, यहां तक मूछ रख सकते हो, दाढ़ी और ये सब नहीं रख सकते हो। स्पेशल पर्सन को है, जैसे कि सिख वगैरह होगा, इसको परमिशन है, ठीक है। मुस्लिमों को भी शायद है, ठीक है। मुस्लिम को है कि नहीं है जी, हमको मुस्लिम का एग्जैक्टली नहीं पता, सिख को है। खैर वापस आओ, वो क्या करते थे, वो ऐसे करके यहां से लेकर यहां तक घुमा हुआ, देखते हो ना, पुराना सब देखता होगा जो रखता है एकदम बड़ा एकदम शरीर था। हाँ, तो अब कोई कंप्लेन किया उसके खिलाफ कि ये मूछ थोड़ी ना है, ये मूछा है ये तो दाढ़ी ही है, मूछ कहाँ है, पूरा ऐसे घुमा के ऐसे रखे हुए हैं, तो ये मूछ थोड़ी ना, मूछ यहाँ तक रखिए। तो एसपी आदेश दिया उसको कि आप उसको कटवाइए। राजपूत था वो, बोला कटवाएंगे कैसे, इतना दिन नौकरी के इसी के बल पे न कटवा लेंगे। बोला नहीं कटवाइएगा तो बर्खास्त कर देंगे। रिजाइन कर दिया वो, बोला हम नौकरी को लात मारते हैं, मुझ कटवा लेंगे नौकरी के कारण रिजाइन कर दिया। बड़ा हाईलाइटेड न्यूज में आया था, ठीक है। तो तुमको रिजाइन करना पड़ेगा, अगर तुम कोड को फॉलो नहीं करते हो, ड्रेस कोड फॉलो नहीं करते हो, तुमको कोई गेटअप रखना है वो नहीं रखते हो, तो तुमको रिजाइन करना पड़ेगा। जैसे आर्मी में जाओगे, बड़ा बड़ा बाल नहीं रखने दिया जाएगा, तुम ये नहीं बोल सकते हो मेरा अधिकार है हम रखेंगे। अगर तुम किसी अच्छे ओहदे पर हो, जैसे डीएम हो गया या एसपी हो गया, मान लो संजोग से डीएम भागलपुर के डीएम है और प्रधानमंत्री आ रहे हैं, और वो टी शर्ट और पैंट में डीएम प्रधानमंत्री से मिलने चले गए, दूसरे दिन बेचारे को 100 का उसका नोटिस हो जाएगा कि कौन सा ड्रेस में गया था। रिसेंटली हुआ 2022, 21 या 22 में, प्रधानमंत्री मोदी जी आए हुए थे और एक डीएम उनका स्वागत करने के लिए गया, गूगल्स लगाया हुआ था, ठीक है। दूसरे दिन नोटिस आ गया, किस परमिशन से आप गूगल्स लगा के प्रधानमंत्री के समक्ष गए। समझ में आया क्या हुआ इसका मतलब, आपको एक ड्रेस कोड फॉलो करना पड़ेगा। कोर्ट में अगर कोई जाता है, कोई भी अधिकारी अगर जाएगा और अगर वो कोट पैंट में नहीं है, कोट ये कोट नहीं, कोट ठीक है, न्यायालय में अगर जाता है और वो प्रॉपर ड्रेस कोड में नहीं है, जैसे मान लो कहीं का कोई डीएम जा रहा है और वो एकदम फुल पत्ती वाला गोवा वाला शर्ट पहन के गया हुआ है, उसको तुरंत भगा देगा, बाहर निकल, तुरंत जज बोलेगा बाहर निकल, इज्जत भी नहीं देखेगा कि डीएम एक क्या है, उसको एक प्रॉपर ड्रेस कोड में आना पड़ेगा। कई बार ऐसा फटकार मिलता है। तो हमारे यहाँ पे अधिकार तो दिए हुए हैं बहुत सारे आम नागरिकों को दिए हुए, लेकिन कुछ खास सेक्शन में अधिकार क्या होते हैं, कट जाते हैं, और इसके खिलाफ तुम कंप्लेन नहीं कर सकते हो। यही है तुम्हारा वहां, इसके बाद 32 के बाद वो सब आगे चल के देखेंगे। फिर से एक बार रिपीट करो, इससे सवाल डायरेक्ट पूछेगा। सबसे पहले तो ये पूछ लेगा, इसमें से कोई भी डाल देगा, पूछेगा कहां से कहां तक उल्लेख है। तो समानता का अधिकार 14 से 18, एकदम रट जाओ, समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24। उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28, धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28। अक्सर बच्चा यहीं पे गलती करता है, शुरुआत का तो याद रह जाता है, यहाँ पर मिक्स करने लगता है, क्योंकि ये भी धर्म से ही संबंधित है, ठीक है, ये माइनॉरिटीज के लिए है, और अक्सर बच्चों को लगता है ये भी धर्म में ही आएगा। नहीं, धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28, धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार 29-30, माइनॉरिटीज का आरक्षण, माइनॉरिटीज को आरक्षण किसमें, 29 में, किसमें 29 में। माइनॉरिटीज का चर्चा कर रहे हैं, ना कि ओबीसी एसटी एससी का। माइनॉरिटी और इसमें अंतर है, पता है ना, माइनॉरिटी मतलब अल्पसंख्यक। भारत देश में हिंदू धर्म बहुसंख्यक है, क्या है, बहुसंख्यक। हिंदू धर्म के अलावा जितने भी धर्म है सब क्या है, अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक में हम लोग एक ही को जानते हैं, वो है मुस्लिम धर्म। कौन है, मुस्लिम धर्म। अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक आम वर्ड है, बहुसंख्यक मतलब संख्या अधिक हो, अल्पसंख्यक मतलब संख्या कम हो। अगर मान लो एक रूम में 100 हिंदू बैठा हुआ है और एक मुस्लिम बैठा हुआ है, अगर वहां पर उस एक मुस्लिम के अधिकारों का संरक्षण नहीं हुआ तो सब तो मार के खा जाएगा ना जी। इसलिए संविधान में, इसीलिए क्या हुआ जी,
इसीलिए संविधान में कुछ अनुच्छेद दिए हुए हैं कि उन लोगों के अधिकारों का संरक्षण होगा। अगर मान लो पूरे भारत में हम बोले सबको हिंदी ही पढ़ना पड़ेगा, पर कोई स्पेशल धर्म का लोग है, जैसे पंजाबी है वो गुरुमुखी पढ़ता है, क्या पढ़ता है? गुरुमुखी। मुस्लिम है वो क्या पढ़ेगा? उर्दू। तो उसके लिए क्या व्यवस्था है? कोई व्यवस्था है क्या? वो तो खत्म हो जाएगा, धीरे धीरे उसका धरोहर खत्म हो जाएगा। इसके लिए भी प्रावधान है। कहां से कहां तक है? 29-30। कहां से कहां? 29-30। तो याद रखोगे, स्पेशली माइनॉरिटीज का चर्चा इसमें किया गया है। तो शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार 29-30। इसके अलावा और कई शिक्षा का अधिकार है, जैसे कि मान लो हम पढ़ा रहे हैं कुछ, उसमें कुछ रूल रेगुलेशन बना देते हैं कि आपको सुबह सुबह आना पड़ेगा, प्रार्थना करना पड़ेगा। क्या ये कंपलसरी हो सकता है? क्या आंसर है नहीं, कंपलसरी नहीं हो सकता है। पर हम लोग एक रूटीन फॉलो करवाने के लिए सब करते हैं। पर अधिकार दिए हुए तो कुछ भी जबरदस्ती फॉलो धार्मिक रूप से शिक्षा में नहीं होगा। प्रार्थना करने में हम सरस्वती माँ का प्रार्थना करवाएंगे ना। धर्म आया कि नहीं आया? तो क्या हम कंपलसरी करवा सकते हैं? क्या नहीं करवा सकते हैं। और इसी का मुस्लिम लोग मिसयूज भी करता है, वो लोग जन गण भी नहीं गाता है। ये धार्मिक चीज नहीं है, यही तो है अभाव का। ठीक है, क्या जन गण मन धार्मिक चीज है? नहीं है, ये उसको गाना पड़ेगा। ठीक है, जन गण मन गाना पड़ेगा, सरस्वती माता की जय वो नहीं करेगा, इसका अधिकार उसको है। खैर वो सब हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, चलो। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 और शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार 29 और 30। माइनॉरिटी का रक्षा अगर बोले तो यही पर। ठीक है, संवैधानिक उपचार का अधिकार 32। संवैधानिक उपचार पहले भी हम चर्चा किए हैं। इसमें क्या कहा गया है कि अगर आपका ये सब अधिकार आपको तो मिल तो गया है, अगर कोई आपके अधिकार को छीन रहा है या आपके अधिकार आपको नहीं मिल रहा है तो करेंगे क्या? संविधान को जाके खोल के देखेंगे कि कुछ होना चाहिए, कहीं कंप्लेन करने लायक होना चाहिए। तो कंप्लेन करने के लिए माई बाप बैठे हुए हैं। कौन है वो है सुप्रीम कोर्ट। कौन है? सुप्रीम कोर्ट। तो अनुच्छेद 32 में यह कहा गया है कि अगर किसी का भी मौलिक अधिकार का हनन होता है वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। उसको नॉर्मल तरीके से तुम सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जा सकते हो। किसी भी केस में तुम्हारा केस का इंपॉर्टेंस देखा जाएगा क्या है। शुरुआती दौर में तुम केस किया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, फिर वो जाएगा हाई कोर्ट में, फिर जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। इसको बोलते हैं अपीलीय अधिकार। क्या बोलते हैं? अपीलीय अधिकार। पर मौलिक अधिकार का अगर हनन हो रहा है तुम डायरेक्ट हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हो। ठीक है, और अगर डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में गया हुआ है तो अनुच्छेद 32 के तहत रिट्स जारी होते हैं। क्या जारी होते हैं? रिट्स। आगे चल के पढ़ोगे रिट्स क्या होते हैं, सिर्फ अभी शब्द पे ध्यान देना। रिट्स क्या होता है? रिट्स। रीट टोटल 5 हैं। कितने हैं? 5। तो याद रखोगे रिट्स कैसे जारी, किस अनुच्छेद के तहत जारी किए जाते हैं? 32 के तहत। कौन जारी करता है? सुप्रीम कोर्ट। इन्हीं रिट्स को हाई कोर्ट भी जारी कर सकता है। किस अनुच्छेद के तहत? 226 के तहत। किसके तहत? 226। तो जो अधिकार सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है 32 में, वही अधिकार दिया गया हाई कोर्ट को। किसमें? 226। ठीक है, चलो। क्या ये पांचों याद, छह भी याद हो गया? ये अच्छे से याद रखना, यहाँ अच्छा क्वेश्चन बनेगा, भूल जाओगे एग्जाम में नहीं तो। ठीक है, चलो। अगला है मूल अधिकारों को कम करने वाले कानूनों को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट समीक्षा करने तक शून्य घोषित कर सकता है। अभी तो चर्चा किए थे। कौन सा अनुच्छेद है? 13। कौन सा अनुच्छेद है? 13। कौन सा? 13। तो याद रखना, अगर कोई कानून मौलिक अधिकार का हनन करेगा तो हम उसका 13वीं बना देंगे। क्या बना देंगे? 13वीं। यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उसका 13वीं कर देगा। 13वीं मतलब समझते हो ना? क्रियाक्रम कर देगा। ठीक है, किसमें? 13 में। किसमें? 13 में। काफी इंपॉर्टेंट है, बच्चा भूल जाता है। अगला है विधि के समक्ष समानता। ये है 14 में। किसमें है? 14। बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे। इसको हम तोड़ दिए हैं जानबूझ के ताकि पढ़ने में आसानी हो। 14 में दो चीजों का चर्चा किया गया, विधि के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण। ये दोनों शब्द याद रखने जरूरी है तुमको। कानून के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण। बहुत पेचीदगी में नहीं घुसेंगे, दो लाइन दोनों के बारे में बोलेंगे, तो याद रखना। जो हम कीवर्ड बताएंगे बस उतना पे ध्यान देना। कानून के समक्ष सभी समान हैं और सभी के लिए कानून समान है। अनुच्छेद 14 में दो वर्ड आते हैं, मतलब दो फ्रेज आते हैं। एक है कानून के समक्ष समानता और दूसरा है कानून का समान संरक्षण। ठीक है, इसको समझाने पे जाएंगे तो फिर ज्यादा फंसोगे। जो जितना समझा रहे हैं बस उतना समझना कि कानून के समक्ष समानता का मतलब हुआ कानून के नजर में सब एक समान है। कानून के समक्ष क्या है? सब एक समान है।
पर दूसरा सेंटेंस ये कहता है कि सबके लिए कानून समान है। क्या कहता है? सबके लिए कानून समान है। इसमें एक है निगेटिव थॉट और एक है पॉजिटिव थॉट। एक पूछा जाएगा सकारात्मक पहल है और एक नकारात्मक पहल है। ये दोनों अलग अलग देश से हम लोग उठाए हुए, दोनों अलग अलग तरह के विचारधारा है एक ही पॉइंट पर पहुंचने के लिए। ठीक है, ये कैसा विचारधारा है? निगेटिव। कैसा है? निगेटिव। और ये कैसा विचारधारा है? पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव। ये कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से। कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से। और ये कहां से लिया गया है? यूएसए से। ठीक है, इतना सा चीज याद रखना। चलो अगला आओ 15 पर। अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 और 16 ये दोनों बहुत बढ़िया अनुच्छेद है और बहुत घटिया अनुच्छेद भी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों? क्योंकि एक लाइन में याद कर लेंगे, अब एग्जाम में उससे आगे बढ़ चुका है। अनुच्छेद 15 कहता है कि किसी को भी हम, चाहे धर्म हो, जाति हो, रंग हो, स्थान हो, लिंग हो, इन सब के बिहाव पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। देश के समस्त नागरिक एक समान हैं, चाहे वह कोई भी हो। क्या ये सचमुच है? सामाजिक तौर पे नहीं, कानूनी तौर पर, संवैधानिक तौर पर क्या ये सचमुच है? आंसर है नहीं। संविधान का अनुच्छेद 15 कहता है कि देश के समस्त नागरिक एक ही तराजू पर बैठेंगे। पर यहीं पे कहता है अगर लड़की है तो थोड़ा सा नीचे कर दो, कोई दिक्कत नहीं, उतना ऊपर नहीं चढ़ पाएगी। बच्चा है तो उसको थोड़ा और नीचे कर दो, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर नहीं चढ़ पाएगा। एसटी एससी है तो उसका ग्रोथ नहीं हुआ, उसको एकदम नीचे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो कहां समान है? क्या भारत में सभी नागरिक समान सचमुच हैं? आंसर है नहीं। तो ये अपवाद अपने अंदर लेके चलता है। समझ में आया? तो आगे चल के इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए कोई विशेष प्रावधान करने से नहीं रोकेगा। समझ में आया कि सबको समान तो है, पर हम ये कह रहे हैं कि कुछ लोगों को अलग से नजरिए से देख सकता है राज्य, कोई दिक्कत नहीं है उसके उत्थान के लिए। उसमें मुख्य रूप से महिला और बच्चों को। किसमें? 15(3) में। किसमें कहा गया है? 15(3). और एग्जाम में अब यही सब पूछता है। ठीक है, तुमसे पूछा जाएगा कि बताओ 15 किस अनुच्छेद में आरक्षण की चर्चा की गई है। अब तुमको लगेगा आरक्षण तो यहाँ कहीं सर पढ़े हुए नहीं किए हैं, आरक्षण कहीं पढ़ा है? हम नहीं पढ़ा है। 15 और 16 दोनों में आरक्षण है। ठीक है, और दोनों कहता है कि आरक्षण नहीं होगा। ठीक है, ये दोनों क्या कर रहा है? सभी समान है, सबको अवसरों की समानता। 16 में क्या है? अवसरों की समानता। पर वहीं नीचे कह देता है अगर एसटी है तो दे दो 10 सीट अलग से, क्या दिक्कत है? कहां समान हुआ भाई? कह दिए समानता, इससे बढ़िया आरक्षण ही डायरेक्ट लिख देते, लेकिन लिख दिया सबको सुनेंगे। यही तो नेता भी करता है कि यहाँ के सभी नागरिकों को 2-2 हजार देंगे जो हमको वोट दिया है। समझ में आया? तो यही हो रहा है यहाँ पर भी। ठीक है, तो सामाजिक समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में? 15 में। लेकिन महिला और बच्चों के लिए आरक्षण हो सकता है। इसको एक लाइन वर्ड में हम क्या बोलेंगे? महिला और बच्चों को आरक्षण। किसमें? 15(3) में। ओबीसी एसटी एससी के लिए आरक्षण किसमें है? 15(4) में। किसमें है? 15(4) में। यानी 15(3) और 15(4) ये दोनों आरक्षण से संबंधित है। ठीक है, याद रहेगा, एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दोगे। ठीक है, 15 में कहता है कि सामाजिक समानता होगी, पर कुछ लोगों को हम असमान नजरिए से देखेंगे उनके भलाई के लिए, और उसमें से महिला, बच्चे, ओबीसी एसटी एससी ये सब आएंगे। तो महिला और बच्चों के लिए विशेष उपबंध किसमें? 15(3) में। ओबीसी एसटी एससी या जो भी वैसे वर्ग जो सामाजिक तौर पर नीचे हैं उनके लिए कौन सा है? अनुच्छेद 15(4). ठीक है, अब है अनुच्छेद 16। कौन सा अनुच्छेद है? 16। यह कहता है लोक नियोजन में अवसर की समानता। कितना बढ़िया बात है। एक वैकेंसी निकला है, एक सीट है, भारत के समस्त नागरिक उसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। ठीक है, नीचे नोट डाल के लिखा है कि अगर राज्य चाहे, उस राज्य में मान लो ओबीसी की संख्या बहुत अधिक है, ओबीसी काफी गरीब है, आप उसको दे सकते हैं जनरल से छीन के, कोई बड़ी बात नहीं। तो डायरेक्ट लिख देते हैं ना आरक्षण है, लेकिन लिखा क्या है? लोक नियोजन में अवसर की समानता। लेकिन पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने में ये बाधा नहीं होगा। समझ में आया? जो भी सामाजिक तौर पर पिछड़े हुए हैं उनको आरक्षण दिया जाएगा 16(4) में। किसमें कहा गया है? 16(4). चलो, इसके बाद है अस्पृश्यता का अंत, या इसको अपने भाषा में छुआछूत का अंत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? छुआछूत का अंत। किसमें है? 17 में। हमारे यहाँ पर अब तो ये प्रथा खत्म हो गया, लगभग खत्म हो चुका है,
अब इंटीरियर इलाकों में अभी भी है, मानसिक रूप से लोग अभी भी बीमार हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है। आज के डेट में भी जो ब्राह्मण है वो अपने आप को बहुत उच्च समझ रहा है, और जो एसटी एससी है वो मतलब बहुत नीचे नजरिए से देखता है। एसटी एससी को जैसे थोड़ा पावर मिलता है वो ब्राह्मण से बदला लेने का सोच रहा है, ठीक है, हम बदला लेंगे। ये हर जाति में चल रहा है, इसमें हम किसी को खराब या अच्छा नहीं बोलेंगे, ठीक है। सबको अपने हितों की रक्षा की आजादी है, पर दूसरे के हितों का नुकसान करके नहीं, मेरे ये मानना है। अपने हितों का सब रक्षा कीजिए, पर दूसरे के हितों का नुकसान नहीं, क्योंकि दुनिया गोल है, जहां से शुरू हुए हो वहीं पहुंचोगे। ये बात मानते हो नहीं मानते हो? अगर तुम इसी गोलाई में घूमोगे तो पहुंचोगे ही जरूर। वही हो रहा है, समय अपने आप को रिपीट करता है। एक समय था जब ब्राह्मण शासन किया एसटी एससी या दलितों पर, और अब धीरे धीरे समय पलटेगा, क्या होगा? दलित ब्राह्मण पर शासन करेगा। तो क्या लगता है वापस नहीं पलटेगा? वापस फिर से पलटेगा, और इसमें समानता कभी नहीं आ सकती है। समानता लाने के लिए इसको दूर करना होगा। क्या सरकार कभी प्रयास करती है ये दूर हो जाए? नहीं, कभी प्रयास नहीं करती है, क्योंकि दूर हो गया तो वोट बैंक खत्म हो जाएगा। खैर वापस आओ। अस्पृश्यता का जो अंत था, ये हम नॉर्मल भेदभाव का चर्चा नहीं करें। अस्पृश्यता एक तरह का हमारे समाज में प्रचलित प्रथा था, जिसको छुआछूत कहते थे। क्या कहते थे? छुआछूत। अगर हम ब्राह्मण हैं और अगर कोई जो हरिजन बोलोगे या चमार बोलोगे या दलित में से और भी पता नहीं क्या क्या आता है, हमको बार बार एक ही सिर्फ आता है और नहीं आता है ज्यादा, अगर वो हमको छू दिया तो हम अशुद्ध हो गए। क्या हो गए? अशुद्ध। फिर मेरा जनेऊ वगैरह सब चीज चेंज होगा, गंगा स्नान होगा, मेरा शुद्धिकरण होगा। ये प्रथाएं पहले थी। और दूसरी बात, रोड से अगर ब्राह्मण चल रहा है, उस रोड से दूसरा नहीं चल सकता है। अगर कोई अछूता चल गया तो फिर वो रोड छूट जाएगा। तो ये लोग का पीछे झाड़ू बांध देता था, ठीक है, पछवाड़े में ऐसे झाड़ू बांध देता था, और जैसे चलेगा तो झाड़ू जलता हुआ चलेगा, ठीक है। सोचो कितना अपमानजनक है। स्कूल में बच्चा साथ में पढ़ रहा है, लेकिन अगर हरिजन का बच्चा है, भले ही सरकार परमिशन दे दी, सरकार तो अंग्रेज के समय में ये कानून खत्म, मतलब प्रथा खत्म हो गया था, लेकिन उसको बैठने सबके साथ नहीं दिया जाएगा। मतलब अन्य जातों का लोग यहाँ बैठा हुआ है, और जो अगर दलित वर्ग है वो नीचे बैठा हुआ है, उसको दूर भगा देगा। अगर वो कॉपी लिख के आया तो उसका कॉपी चेक तक नहीं होता था, पता है। पहले एसटी एससी वर्ग के या जो भी होंगे, क्योंकि टीचर लगभग कौन होता था? उच्च वर्ग के होते थे, ब्राह्मण राजपूत यही सब होगा। तो जो दलित वर्ग का बच्चा कॉपी लिख कर दिया, उसका चेक तक नहीं करता था। मतलब कॉपी रखा ऐसे करके उसको छुएगा नहीं, हाँ रख दो, और ऐसे झाड़ के हटा देगा उसको चेक भी नहीं करता। सोचो इतना छुआछूत था। इस चीज को हमारे संविधान में भी खत्म किया गया। किसके तहत? 17 के तहत। अस्पृश्यता का अंत, मतलब छुआछूत का अंत। और लगभग अब ये सिस्टम नहीं है, जो देख रहे हो वो हल्का फुल्का है, पहले एक्सट्रीम लेवल पे था, ठीक है। तो अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद के तहत? 17 के तहत, ठीक है। उपाधियों का अंत, हमारे संविधान के अनुच्छेद 18 में क्या कहा गया है? उपाधियों का अंत। मतलब पहले कई प्रकार के उपाधि मिलते थे, अब कोई भी उपाधि नहीं मिलता। पहले जैसे चौधरी होता था, और पता नहीं क्या क्या उपाधि होता, ठाकुर होता था, ये सब उपाधि होता था ना, ये सब जमींदार लोग को सब मिलता था। या और भी कई ऐसे थे, राजा के अधीन कोई रहेगा, जैसे मान लो सम्राट है, उसके अधीन राजा को उपाधि मिलता था ना। तो ऐसे कई उपाधियां हैं जो पहले दिए जाते थे। उपाधि भेदभाव उत्पन्न करता है। क्या करता है? भेदभाव उत्पन्न करता है। इसीलिए कहा गया कि सामान्य नागरिक को किसी भी प्रकार की उपाधि लेने का अधिकार नहीं है। तो उपाधियों का अंत किसमें? 18 में। 3 सेक्शन को छोड़ दिया है। 3 सेक्शन में उपाधि मिल सकते हैं। तो एक बार एसएससी एग्जाम में पूछ लिया, निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत उपाधि दिया जाता है, ठीक है। अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 20, इनमें से कोई नहीं। 90% बच्चा मारा होगा, इनमें से कोई नहीं, पर आंसर होगा अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 के तहत उपाधियों का अंत हुआ भी है, और अनुच्छेद 18 के तहत उपाधि दिए भी जाते हैं। किस फील्ड में? शिक्षा, सेना और पुलिस डिपार्टमेंट में। शिक्षा, सेना और पुलिस डिपार्टमेंट में आज भी उपाधियां हैं, सम्मान दिए जाते हैं। देखते हो ना, अशोक चक्र क्या हुआ? ये उपाधि हुआ ना जी। पढ़ाई तो नहीं था, वीरता सम्मान पढ़ाए थे। तुम देखोगे कि कुछ ऐसी चीज है जहां पे हम सम्मान के नाम पे आज भी उपाधि देते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो उपाधि हैं ये दिए जा सकते हैं 3 सेक्शन में। कहाँ? शिक्षा, सेना और पुलिस को, पुलिस के सेक्शन में। इसके अलावा कहीं पे भी कोई सम्मान नहीं दिया जाएगा, मतलब कोई उपाधि नहीं दिया जाएगा। तो 18 में उपाधियों का अंत भी है और उपाधियों का देना भी है। किन किन क्षेत्र में? 3 क्षेत्र में। चलो फिर से एक बार रिपीट करो। कौन कौन सा अनुच्छेद पढ़े हम लोग? 1, 2, 3, 5, 9, 11।
13, 14, 15, 16, 17, 18। ठीक है, क्या लगभग याद हुआ? पहले वाले सब बच्चे शांत रहोगे, जो नए वाले बच्चे हो सिर्फ वही बोलोगे, ठीक है, नहीं तब तुम लोग समय बर्बाद करोगे, ये लोग को याद भी नहीं होगा, रिपीट करोगे सिर्फ वही। अनुच्छेद 1 में क्या है? संघ का नाम व राज्य क्षेत्र। इसमें भारत का नाम क्या है? इंडिया था भारत। 2 में क्या है? संसद नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। 3 में क्या है? राज्य के सीमा में परिवर्तन, नाम परिवर्तन और नए राज्यों का गठन। अनुच्छेद 5 में क्या है? संविधान लागू होने के समय नागरिकता का प्रावधान। अनुच्छेद 9 में क्या है? नो नागरिकता। कब? जब विदेशी नागरिकता ले लोगे। 11 में क्या है? संसद नागरिकता के लिए कानून बना सकता है। ठीक है, अनुच्छेद, किन अनुच्छेदों में मौलिक अधिकार का चर्चा है? 12 से लेकर 35। कितने मौलिक अधिकार हैं? 6। ठीक है, मौलिक अधिकार हैं 6, और इस 6 मौलिक अधिकार को 12 से लेकर 32 तक हम लोग पढ़े। कौन कौन सा? समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध 23-24, धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28, शिक्षा संस्कृति 29-30 और संवैधानिक उपचार का अधिकार 32। जिसमें से हम लोग 13 आप इससे पहले पढ़े कि 13 में क्या है? न्यायिक पुनरावलोकन या नहीं तो न्यायिक, इसको और क्या बोलते हैं, कहीं लिखे होंगे समीक्षा, लिखे है ना, न्यायिक समीक्षा। ठीक है, या नहीं तो जुडिशियल रिव्यू। अगर कोई कानून, फिर से इसको समझ लो, अगर कोई कानून मौलिक अधिकार का हनन करता है तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट इस कानून को निरस्त कर सकता है। किस अनुच्छेद के तहत? 13 के तहत। ठीक है, 14 में क्या कहा गया है? कानून के समक्ष समानता। एक लाइन में क्या बोलेंगे? कानून के समक्ष समानता। पर दिमाग में चलते रहना चाहिए, यहाँ 2 तरह का सेंटेंस है, कानून के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण। अगर दे देगा अनुच्छेद 14 के तहत कानून के समक्ष समानता को कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से। कानून के समक्ष समानता ब्रिटेन से, और कानून का समान संरक्षण कहां से? यूएसए से। इसमें नकारात्मक पहलू कौन सा है? कानून के समक्ष समानता, और सकारात्मक पहल कानून का समान संरक्षण। किसी के साथ भी सामाजिक स्तर पर भेदभाव नहीं होगा। किसमें? 15 में। भेदभाव करते हैं क्या? सरकार करती है, हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन सरकार करती है कुछ लोगों के उत्थान के लिए। ये ऑब्वियस है, होना भी चाहिए। घर में जो मान लो थोड़ा सा कमजोर है, उस पर माँ ज्यादा फोकस करती है, खा ले बेटा, खा ले बेटा, ठीक है। और जो ताकतवर है, खाया रे, नहीं भूख न लगा, ठीक है। और जो कमजोर है, खाया नहीं, नहीं खाया, खा लो, खा ले बेटा, खा ले बेटा। वही है ये लोग, ठीक है। कौन कौन? महिला, बच्चा, ओबीसी, एससी, एसटी, इनके लिए आरक्षण की व्यवस्था हो सकता है। महिला और बच्चों के लिए 15-3, ओबीसी, एसटी, एससी के लिए 15-4, ठीक है। अगर कोई वैकेंसी निकलता है तो सभी को समान अवसर मिलेगा। किसमें? 16 में। पर मिलता है क्या? नहीं। इसमें हमेशा नुकसान में जनरल रहता है। 100 वैकेंसी निकला, जनरल के लिए मात्र 20 बचेगा, 25 बचेगा, 30 बचेगा, क्योंकि सब रेस्ट कहां चला गया? आरक्षण में। किसमें? किसके तहत? अनुच्छेद 16(4) में कहा गया है कि सबको समान अपॉर्चुनिटी तो मिलेगा, पर कुछ खास वर्गों के लिए हम सीटें आरक्षित कर सकते हैं, ठीक है। अस्पृश्यता का अंत 17 और उपाधियों का अंत 18, ठीक है। उपाधि मिलता भी किस अनुच्छेद के तहत? 18 के तहत। किन क्षेत्र में? शिक्षा, सेना और पुलिस के क्षेत्र में, ठीक है। इसको रूम पे जाके फिर से पढ़ना एक बार, ठीक है, और अपने से रिकॉल क्या करो। ऐसे रिकॉल मत करना कि अनुच्छेद 5 में क्या है, ये पढ़ के रिकॉल करना, ठीक है। इसको याद करना कि ये वाला कौन सा अनुच्छेद है। अच्छा, रोज तुम लोग पहले आके बोर्ड से फोटो क्लिक कर लिया करो, एम्प्टी वाला जो था, मतलब खाली वाला जो रहता है। उसके बाद रिवीजन वहीं से क्या करो, काफी मदद मिलेगा अगर तुमको रिकॉल कर लिया तो, ठीक है। ये पढ़ के रिकॉल करना है। उपाधियों का अंत किसमें है? धीरे धीरे शुरुआत में मेहनत करना पड़ेगा, उसके बाद एक आध महीना बाद खुद एक्सपर्ट हो जाओगे। अनुच्छेद 18 पूछे, उपाधियों का अंत पूछे, दोनों तुम सक्षम हो जाओगे। लेकिन शुरुआत में अभी मेहनत करना। अभी जो 2-4-5 दिन छोड़ दिया, हम लिख के गारंटी देते हैं कि पूरा अनुच्छेद उसका साफ हो जाएगा। अभी अगर मेहनत नहीं किया, शुरुआत से मेहनत करना शुरू करो, फिर धीरे धीरे समझ में आने लगेगा, ठीक है।